नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी खास पेशकश में। जी हाँ, इस पेशकश में हम बात करेंगे फिनटेक क्रांति को लेकर। कैसे करेंसी से क्यूआर कोड तक का जो सफर है वो तय किया है देश ने, इस पर खासतौर से हम यहाँ चर्चा करेंगे। बताएंगे आपको कैसे विकास में जो फिनटेक है उसका योगदान रहा है और इस विकास को लेकर किस तरीके से जो तमाम जो फिनटेक कंपनियां हैं उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है। या जब भी हम बात करते हैं कि आखिर जब फिनटेक की हम बात कर रहे हैं, जो एक बड़ा बदलाव देश में नज़र आता है, ये बदलाव कैसे हुआ और इसके साथ साथ जब फिनटेक को हम बता रहे हैं आपको, आखिर ये फिनटेक है क्या, इस पर आपको जानकारी देंगे। जी हाँ, जब हम बात करते हैं खासतौर से फिनटेक की कि कैसे करेंसी से लेकर क्यूआर कोड तक का जो सफ़र है वो हमने तय किया है, लेकिन आपके जहन में भी सवाल आता होगा कि आखिर जो फिनटेक है वो क्या होता है। जी हाँ, फिनटेक आखिर क्या है, पहले ये आपको बताने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन फिनटेक है क्या, पहले आइए जान लेते हैं। दरअसल फिनटेक जो है वित्तीय और प्रौद्योगिकी का एक संयोजन है, यानी फाइनेंस और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का एक मिश्रित रूप हमें नजर आता है। उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय सेवाएं और जो उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल है, यानी उपयोग जो है वो अगर बढ़ रहा है तो वो श्रेणी में आता है फिनटेक की। साथ ही ये बैंकिंग में हो सकता है, बीमा, निवेश या इसके साथ साथ वित्त से संबंधित किसी भी क्षेत्र में ये हो सकता है। तो ये तो बात हुई फिनटेक की कि आखिर फिनटेक है क्या, जो लगातार आप एक शब्द आजकल सुनते होंगे। लेकिन जब इसकी हम बात कर रहे हैं कि कैसे इसका योगदान रहा है, उसकी अगर खास तौर से बात कर ली जाए, क्योंकि इसका योगदान काफ़ी अहम हो जाता है देश के लिए। लेकिन फिलहाल देश में किस तरीके से जो फिनटेक हैं वो लगातार आगे बढ़े हैं, पिछले एक दशक में क्या स्थिति रही है, आइए ये भी जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। भारत में फिनटेक वित्तीय परिदृश्य में एक नई क्रांति ला रहा है, जो नवाचार के साथ वित्तीय प्रौद्योगिकी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहा है। एयरपोर्ट से लेकर स्ट्रीट वेंडर तक आज इससे जुड़ रहे हैं, जिस वजह से आज विश्व में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक बाजारों में से एक बन चुका है। देश में सरकार की तरफ से डिजिटलीकरण पहल और स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के साथ ही हर क्षेत्र में व्यापक इंटरनेट पहुंच फिनटेक इकोसिस्टम को लगातार मजबूती प्रदान कर रही है। भारत का फिनटेक सेक्टर रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके नतीजे न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं। खासतौर से फिनटेक संस्थाओं के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत में वर्तमान में करीब 9,000 से भी अधिक फिनटेक संस्थाएं हैं। भारत फिनटेक सेक्टर में स्टार्टअप फंडिंग के मामले में 14% का हिस्सेदारी रखता है। भारत में फिनटेक को अपनाने की दर करीब 87% है, जबकि वैश्विक स्तर पर औसत दर 67% है। भारत के फिनटेक क्षेत्र ने 2023 में 50% की वृद्धि दर्ज की, जबकि वैश्विक औसत वृद्धि दर करीब 13% रही। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री ने भी भारत में फिनटेक से आए परिवर्तनों का जिक्र करते हुए बीते 10 वर्षों में देश में पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसमें फिनटेक की भूमिका अहम है। कभी बैंक सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित हुआ करते थे, आज बैंक हर भारतीय के मोबाइल में सिमट गए हैं। साथियों, फिनटेक ने फाइनेंशियल सर्विस को डेमोक्रेटिक बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। लोन, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट सबके लिए आसानी से सुलभ हो रहे हैं। फिनटेक ने एक्सेस टू क्रेडिट को भी आसान और इंक्लूसिव बना दिया है। फिनटेक न सिर्फ बेहतर सर्विसेज बल्कि सॉल्यूशन का एक माध्यम बन चुका है, जिसने देश के तकनीकी पक्ष में बड़ा बदलाव दिया है। साथ ही शहर और गांव के बीच के अंतर को पाटकर देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी कारगर भूमिका निभाई है।
जाहिर तौर पर करेंसी से क्यूआर कोड तक का फिनटेक क्रांति का ये सफर न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली को आसान बनाएगा, बल्कि विकसित भारत के विजन को साकार कर विकसित अर्थव्यवस्था के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। डीडी न्यूज। जो फिनटेक है वो एक मजबूत स्थिति में आ रहा है और इसके लिए कई तरह की जो अलग अलग योजनाएं, लेकिन अगर हम बात करते हैं पिछले 10 साल की, तो आप देख सकते हैं कैसे बड़ा बदलाव आया है इसके जरिए। पिछले 10 वर्षों में फिनटेक उद्योग में 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड निवेश जो है वो अभी तक दर्ज किया गया है। और वहीं पिछले 10 वर्षों में फिनटेक स्टार्टअप की अगर खासतौर से हम बात करते हैं तो इसमें भी आप देख सकते हैं 500% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है, इजाफा 500% का इसमें दर्ज हुआ है। वहीं सरकार की डिजिटलीकरण पहल यानी डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, किफ़ायती मोबाइल फ़ोन और सस्ते डेटा से भी फिनटेक को मजबूती मिल रही है। बहुत आम हो गया है कि हर जगह मोबाइल फ़ोन है और हमें डेटा मिलता है। साथ ही देश में ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की जो कुल संख्या है वो करीब 60 मिलियन से बढ़कर पिछले 10 वर्षों में 940 मिलियन हो गई है। ये बड़ा आंकड़ा है जिसके जरिए फिनटेक को मजबूती मिली है। खासतौर से आज देश में 530 मिलियन से अधिक लोगों के पास जनधन खाते हैं। ये सब अगर संभव हो पाया है तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है फिनटेक का, क्योंकि ना सिर्फ जनधन बल्कि दुनिया में होने वाले लगभग आधे से ज़्यादा जो डिजिटल लेन देन है वो भारत में हो रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सफल ये रहा है। इसके साथ साथ भारत का जो यूपीआई है दुनिया में फिनटेक का एक प्रमुख उदाहरण बना है। हर कोई लगभग 7 से अधिक देशों में हम लगातार देख रहे हैं जहाँ पे जो यूपीआई है ये चल रहा है। साथ ही हर मौसम, हर गांव और ना सिर्फ हर गांव बल्कि शहरों में लगातार हम देख सकते हैं बैंकिंग सेवाएं जो हैं वो किस तरीके से चल रही हैं। ये सब संभव हो पाया है फिनटेक की वजह से ही। साथ ही अगर हम नज़र डालते हैं खासतौर से जनधन योजना की अगर बात की जाए तो इसके ज़रिए देखिए जो महिला का वित्तीय सशक्तिकरण है वो संभव हो पाया है। उसमें फिनटेक एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आया, क्योंकि जनधन के तरह ही हमने देखा किस तरीके से तमाम, फिर चाहे डीबीटी की बात की जाए, तमाम जो स्कीम्स का फ़ायदा मिलता है उनको मिला है। और उस वजह से अब तक महिलाओं के करीब देखा जाए तो 29 करोड़ से अधिक जो बैंक खाते हैं जनधन योजना के तहत खोले गए हैं। अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। और ख़ासतौर से आपको बता दें स्वयं सहायता समूह से भी जुड़े हैं जो जनधन खाते हैं। और वहीं महिलाओं के जब सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं फिनटेक के जरिए, तो सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस योजना मुद्रा योजना के तहत करीब 27 ट्रिलियन रुपए का जो ऋण है वो वितरित किया गया है। स्वयं सहायता समूह जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उससे भी 10 करोड़ जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको लाभ इसके जरिए मिला है। तो ये वो तमाम आंकड़ा है जो बताता है कि कैसे देश में जो फिनटेक को मजबूती मिली है। और उसके साथ साथ ये अब हमें और बेहतर तरीके से जानना होगा, क्योंकि अब से पहले जब हम फिनटेक की बात करते थे तो हमारे लिए जानना मुश्किल हो जाता था कि आखिर फिनटेक है क्या। लेकिन आपने जान लिया कि जो फिनटेक है क्या है वो, क्योंकि आज के समय में तमाम जो हमारी वित्तीय सेवाएं हैं उसमें जिस तरीके से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो रहा है वो जाहिर तौर पर एक हिस्सा है इस फिनटेक उद्योग का, जिसमें लगातार निवेश बढ़ता जा रहा है, रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में और किस तरीके से ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, विकसित भारत का निर्माण करेगा, इसके लिए आइए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ शिशिर सिन्हा जी मौजूद हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जब हम फिनटेक उद्योग की बात करते हैं, अब से 10 साल पहले की अगर बात की जाए तो लोगों को विश्वास भी नहीं होता था कि शायद क्या इस तरह की सेवाएं जो हैं वो हमारे पास होंगी। लेकिन अब ये सच्चाई है कि जो सेवाएं हैं शहरों में नहीं हैं, मेट्रो सिटीज़ में नहीं हैं, बल्कि गाँव में भी हैं। करीब अगर देखा जाए 1,70,000 से अधिक जो ग्रामीण पंचायतें हैं वहाँ पर इस तरह की सेवाएँ हैं। जो यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, जनधन खाते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? ये तकनीक जो है वो हमेशा चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। हालांकि उसको लेकर के कई तरह की आशंकाएं और कई तरह के सवाल भी उठते हैं, लेकिन पहला मुद्दा ये होता है कि कितनी सहूलियतें आई। आपने जितने आंकड़ों का जिक्र किया उसमें से एक आंकड़ा जो कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पहले जब हम कहते थे कि दिल्ली से विकास के लिए जो पैसा 1 रुपया चलता था उसका 15 पैसे ही पहुंचता था। अब हम लोग बात करें कि पूरा का पूरा 1 रुपया जो है वो लाभार्थी तक पहुंच पाता है। ये कैसे संभव हुआ जी? आप देखें कि जब जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल की, ये तकनीक का और फिनटेक का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। उसी तरीके से दूसरा आप देखिए कि आज आपको जेब में पर्स लेकर के चलने की जरूरत नहीं। आपके हाथ में अगर मोबाइल फोन है तो आप कहीं भी क्यूआर कोड, जिसको हम लोग क्विक रिस्पांस कोड कहते हैं, उससे आप पैसे का भुगतान कर सकते हैं जी। एक बड़ा बदलाव हमने ये देखा है कि छोटे शहरों में नगद का लेन देन बहुत कम हुआ है। वहां पर छोटे से छोटे दुकानदार, चाहे वो सड़क पर
रेहड़ी पटरी लगा करके बैठ रहे हो या बड़े दुकानदार हो, वो क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट लेना पसंद करते हैं। जी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में रिजर्व बैंक हर साल करीबन 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है नोट छापने के ऊपर। हम्म। अब यही रकम अगर कम हो जाए इस तकनीक के बदौलत, तो मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा फायदा यही देखने को हमें मिलेगा। जी, बिल्कुल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उस लिहाज से भी कि किस तरीके का लाभ इसके ज़रिए हमें मिला है। लेकिन ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं इसका जो सफ़र रहा है, भारत में फ़िनटेक के विकास की अगर बात की जाए, वो भी कुछ जानकारी है जो हम दर्शकों के साथ यहाँ साझा करने जा रहे हैं कि कैसे अगर हम बात करते हैं 2015 से लेके अभी तक का जो एक सफ़र रहा है, क्या वो सफ़र रहा, इस पर भी जो जानकारी है अपने दर्शकों को हम यहाँ देंगे। क्योंकि लगातार इसमें बदलाव होता हुआ हमने देखा है साल दर साल, क्योंकि खासतौर से पहले जब सरकार ने जब डिजिटलीकरण की बात कही थी, उसके बाद से हमने देखा 2015 में डिजिटल इंडिया की जो पहल हुई, और साथ ही ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है शिशिर जी, क्योंकि अब से पहले इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती थी, लेकिन अब जब आज के समय में ये सारी उम्मीदें पूरी हो रही हैं, लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं, साइबर सुरक्षा इसमें जुड़ चुकी है, एआई को आजकल हम लोग देख रहे हैं। आप आने वाले समय को किस तरीके से देखते हैं? ये तकनीक हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी आशंका लेकर के आता है कि आप पता नहीं ये सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब लोग उसका इस्तेमाल करने लगते हो, जब सहूलियतें मिलने लगती है, तो लोग इंतजार जी। करते हैं कि तकनीक की का नया स्वरूप क्या होगा। और वो नया स्वरूप जो है, अगर आज हम लोग बात करें क्यूआर कोड की, आज हम लोग बात करें यूपीआई की, आपको जानकारी होगी कि रिजर्व बैंक ने यूएलआई की बात की, यानी कि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस की बात की है, क्योंकि आज के दिन में पूरे देश में लेंडिंग एप्स को लेकर के बड़ी आशंकाएं होती है, बहुत सारे उसके साथ धोखाधड़ियां भी होती रही है। यदि एक रेगुलेटर एक ऐसा सिस्टम बनाने की बात कर रहा है जिसके जरिए कर्ज लेना और देना जी। आसान हो पाए, मुझे लगता है कि अगला दौर जो है वो इस चीज के ऊपर है। दूसरा, जो कि मुझे लगता है कि डिजिटल क्रांति के दौर में, फिनटेक के दौर में, जो अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे बढ़ाएं। क्योंकि देखिए, देश में आज भी फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे यहाँ बहुत ही कम है, और ऐसे में अगर हम तकनीक के जरिए हम लोगों को जागरूक कर सके कि जी। आप अपने संसाधनों का कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वित्तीय संसाधनों का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। जी, बिल्कुल। और हमारे जो दर्शक हैं वो देख भी पा रहे होंगे कि कैसे जो फ़िनटेक के ज़रिए बदलाव आया, बल्कि जब विकास की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो विकास है वो देश में हुआ है। और ख़ास तौर से शिशिर जी, क्योंकि जब जब विकास की बात कही जाती है तो सरकारों पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि किस तरह की नीतियाँ आएंगी, उसके बाद किस तरह के निर्णय लिए जाएंगे। पिछले 10 वर्षों की अगर ख़ास तौर से बात की जाए, नीतियाँ और निर्णय जो हैं वो कितनी कारगर आपको नज़र आती हैं, जो हाँ आज फ़िनटेक के स्तर पर हम पहुँचे हैं तो? देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण तो इस बजट में है। एंजल टैक्स का खत्म होना फिनटेक उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जी। क्योंकि आज जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, कि हमारे पास 1 लाख से भी ज्यादा करीबन स्टार्टअप्स हैं। इसमें से बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं, और कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि लाइन में है फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू करने के लिए। जी। उनके लिए दिक्कत क्या होती है कि तकनीक और पैसा कैसे जुटाएं, और अगर आप उसमें सहूलियतें दे देते हैं कि आपको उसमें किसी तरह का कर नहीं देना है, तो जाहिर सी बात है कि उसके विकास का रास्ता बन जाता है। जी। मुझे लगता है कि ये जो एंजल टैक्स का खत्म होना है, ये फिनटेक को बढ़ाने में और बड़ा मददगार साबित होगा, और हमें नए नए इनोवेशन देखने को मिलेंगे। अभी हम जैसे क्यूआर कोड में भी, या कई बार ऐसा है कि आप आईवीआर के जरिए भी पेमेंट कर रहे हैं, इसमें जी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, इनोवेशन देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक मैंने आपको उदाहरण दिया, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। जी, बिल्कुल, तमाम वो उदाहरण हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात भी कर रहे हैं, और कैसे देखिए इसके ज़रिए जो बदलाव आया। और अब तो जो आम जनता है, आम लोग जो हैं वो फ़िनटेक को समझते भी हैं, क्योंकि लगातार अब अगर देखा जाए कोविड के बाद से हमने ज़्यादा देखा कि जो एक प्रचलन में किस तरीके से जो यूपीआई के उपयोग की बात की जाए, या जनधन किस तरीके से काफ़ी सफल साबित हुए हैं, और जो उपयोग जिस तरीके से लगातार बढ़ता रहा। और जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे देश में इसका विकास हुआ है, वो बता देते हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आरबीआई ने नवंबर 2014 में भारत में भुगतान बैंकों के लिए अंतिम जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए थे। उसके बाद अगर हम खासतौर से बात करते हैं 2015 की, तो 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया था, जो कि एक महत्वपूर्ण पहल थी। उसका असर हम देख पा रहे हैं,
और इसके दौरान 30 दिसंबर 2016 की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीम यूपीआई ऐप को लॉन्च किया था, जो कि आज के समय में काफ़ी प्रचलित है। साथ ही साथ देश को कैशलेस अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए डिजिटल भुगतान पर इस दौरान फोकस किया गया था। और ख़ासतौर से जब बात की जाती है कि कैसे डिजिटल भुगतान और फिनटेक के माध्यम से जो वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए 2019 में एक समिति का गठन किया जाता है। हालांकि कोविड महामारी के बाद अगर देखें तो 2020 के बाद जो डिजिटल भुगतान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। इसके लिए खासतौर से विश्व बैंक ने भी जो डेटा दिया था उसमें भारत में कोविड के बाद 80 मिलियन से अधिक लोगों ने अपना पहला डिजिटल मर्चेंट भुगतान किया था। साथ ही वर्ष 2021 में फिनटेक में ज़बरदस्त वृद्धि देखी गई और इस दौरान उद्योग का मूल्य करीब 50 से 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर आया था। तो ये वो विकास गाथा है फिनटेक की। आरबीआई ने वर्ष 2022 की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट लॉन्च किया था, जो कि एक महत्वपूर्ण पहल रही। इसके अलावा आरबीआई ने फिनटेक क्षेत्र में चुनौती और अवसरों की पहचान करने के लिए एक नया डिपार्टमेंट भी बनाया था। तो ये तो बात हुई इसके विकास की, लेकिन वर्ष 2023 की जब हम बात करते हैं, जी हाँ, G20 की मेज़बानी के साथ ही भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के प्रदर्शन और इसके साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की बात की गई। डेटा सुरक्षा को से निपटने के लिए आरबीआई ने वर्ष 2023 में क्लाउड सुविधा की भी घोषणा की थी। वर्ष 2024 की अगर बात की जाए तो आरबीआई गवर्नर ने फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च किया। इसका भी एक जो स्थिति है उस पर हम बात करेंगे। और साथ ही वर्ष 2024 में यूपीआई दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैकल्पिक भुगतान पद्धति के रूप में उभर कर सामने आया, यानी सबसे पसंदीदा। और खासतौर से यूपीआई पर अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच अगर हम बात करें तो करीब 80.8 लाख करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है वो दर्ज किया गया। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं 964 बिलियन डॉलर का जो एक ट्रांजैक्शन है वो इस पर दर्ज किया गया था, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और ख़ासतौर से शिशिर जी, क्योंकि ये एक विकास की कहानी रही है फिनटेक की जब हम बात करते हैं हमारे देश में, और शायद ये जो विकास है अब इसकी गति और तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि निवेश जो है वो रिकॉर्ड पैमाने पर अब दर्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ स्टार्टअप्स जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें एक और बात आप जोड़ लीजिए कि अब आप दुनिया के कई देशों में भीम यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आज के दिन में एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि इसलिए है क्योंकि पहले आप जब कोई विदेश जाने की बात सोचते तो सबसे पहले आपके लिए होता था कि फॉरेन एक्सचेंज कैसे कराएं। अब आपको उस तनाव से गुजरना नहीं, हालांकि उसकी कीमत है, ऐसा नहीं कि वो मुफ्त में है, उसके भी चार्जेस हैं, लेकिन वो चार्जेस और कुछ सहूलियत को अगर आप देखें तो उसके मुकाबले में बहुत कम है। तो चाहे सिंगापुर की हम लोग बात करें, फ्रांस की हम लोग बात कर ले, या फिर हम लोग खाड़ी के देशों की बात कर ले, वहां पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। दूसरा मुझे लगता है कि इस समय में सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका 90% के करीब अभी भी लेन देन नगद में हो रहा है, तो फिनटेक कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध है, यानी कि वो एक नवाचार के जरिए काफी इस बाजार में अपनी दखल कर सकते हैं। तीसरी अहम बात यह है कि देश में फीचर फोन ज्यादा इस्तेमाल होता है स्मार्टफोन के मुकाबले। फीचर फोन पे भी सुविधाएं आने लगी है कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसमें और भी नए नए हम लोग बदलाव देखेंगे और उससे फीचर फोन से भी आप डिजिटल लेन देन का जो आप देख रहे हैं कि बढ़ावा मिलेगा। तो ये जो आपने संख्या बताई, इस संख्या में कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी हमें देखने। जी बिल्कुल, ये भी जो है और ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें नज़र आएगा। लेकिन खासतौर से जो आरबीआई की नीतियों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, या बैंकों किस तरीके से दिशा निर्देश की बात की जाए, समय समय पर ये जो एक तरीके से चताया गया और खासतौर से सरकार की भी लगातार निगरानी रही, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, डिजिटल लेन देन में एक बड़ी चुनौती हमेशा सुरक्षा को लेकर के है, और चाहे वो रेगुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। अगर आपने गौर किया होगा, प्रधानमंत्री ने जब फिनटेक में अपने भाषण में साइबर सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काफी ज्यादा बात की थी। हमेशा ये कहा जाता है कि जो गलत काम करने वाले होते हैं वो नियमन व्यवस्था से एक कदम आगे चलते हैं। तो इसलिए फिनटेक कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती इस समय ये है कि सेफ एंड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट आप कैसे लोगों को दे सके और ये सुनिश्चित कराएं कि जिनके दिमाग में भी ये है कि अगर हम डिजिटल लेन देन करते हैं तो हमारा ये नुकसान हो सकता है, हमारा वो नुकसान हो सकता है, इस डर को कैसे कम किया जाए। तो मुझे लगता है कि नवाचार में ये एक बड़ी जो है जिसके कहें कि संभावनाओं का क्षेत्र है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में आप किस तरीके से बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि अभी सेफ्टी की कमी है, अभी भी बहुत सारी सुरक्षा के इंतजाम हैं, लेकिन फिर भी आपके पास खबरें आती हैं, हम सभी लोग ये खबरें पढ़ते हैं, कितने लोगों ने धोखाधड़ी, इतने लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई। तो मुझे लगता है फिनटेक कंपनीज के लिए इस मामले में बड़े से बड़े कदम उठाने की संभावनाएं जो है वो मौजूद है।
जी, बिल्कुल, क्योंकि और ख़ास तौर से जब नवाचार की हम बात करते हैं, जो कि फ़िनटेक से जुड़ा हुआ है और हमारे देश में हमने देखा था अनुसंधान और नवाचार को लेकर भी लगातार जो बजट में भी इसके लिए प्रावधान रखा गया। लेकिन जैसा आपने कहा कि कई चुनौतियाँ हैं, उनसे भी हमें पार पाना होगा। लेकिन जब नए बाज़ार को हम देखते हैं, फ़िनटेक के सामने जो बाज़ार है, क्योंकि आज के समय में ना सिर्फ शहरी बल्कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है शिशिर जी, वो भी मजबूत होती नजर आती है। वहाँ से भी लगातार हम देखते हैं किस तरीके की मांग निकल कर आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि उधर दूसरे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब ज़्यादा अवसर हैं, ज़्यादा संभावनाएं हैं बाजार के? बिल्कुल, देखिए एक बात आप गौर करिए कि हम लोग बात करते हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, यानी कि जी। सामान को लाने ले जाने की लागत हमें कम करनी है। उसी तरीके की व्यवस्था आपके वित्तीय लेन-देन की लागत को लेकर के भी है। तो ये जो इनोवेशन है, ये जो फिनटेक्स हैं, जी। ये वित्तीय लेन-देन की लागत को काफी कम करेंगे। दूसरी बात, आज के दिन में बैंक की परिभाषा एक ईंट और सीमेंट से बनी हुई इमारत नहीं रह गई है, बल्कि आपका मोबाइल फोन ही आपका बैंक के तौर पे काम कर रहा है। जी। और हो सकता है कि अब बहुत सारे स्मार्ट वॉचेज आने लगे हैं, जिसके जरिए आप लेन-देन कर सकते हैं। तो ये वो ऐसे क्षेत्र हैं जो ग्रामीण इलाके में भी आपको कदम फैलाने में मदद करेंगे। ग्रामीण इलाके में ब्रॉडबैंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि फीचर फोन के जरिए भी डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। तो एक तरफ ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, भारत नेट जिसको हम लोग कहते हैं, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा फैले, वहां पर इंटरनेट की सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा बढ़े। और दूसरी बात, हम वहां पर कम से कम लागत में सुरक्षित माहौल अगर दे सके तो ग्रामीण इलाकों में लेन-देन और बढ़ेगा। एक जी। बात आप गौर करेंगे कि ग्रामीण इलाके में भी लेन-देन अभी हो रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं, जी। लेकिन संभावनाएं 6 लाख से ज्यादा गांव हैं, वहां पर आपके पास संभावनाओं की कमी नहीं है। जी, बिल्कुल, और ख़ास तौर से यहाँ अगर हम देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि हर मंच से इस बात का ज़िक्र करते हैं कि कैसे हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे विकसित भारत की तरफ लगातार हम कदम बढ़ा रहे हैं। अब से पहले भी उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया था, क्योंकि जब भी हम देखते थे कि जब फ़िनटेक की बात कही जा रही है तो किस तरीके से जो लोग हैं विश्वास नहीं करते थे। लेकिन आज ये एक वास्तविकता है, सच्चाई है और इसको लेकर अब जिस तरीके से लगातार जो नीतियों में परिवर्तन किया जा रहा है, जो कि बदलाव हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतियों की बात बिल्कुल आप जो अभी हम लोग उसकी चर्चा भी कर रहे थे कि बजट में किस तरीके से ऐलान हुआ और जिस तरीके से मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक एक सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि कंट्रोल इन्वायरमेंट में तरह तरह के बदलाव जो है उसकी पड़ताल की जाती है, उसकी जांच की जाती है। जी। जब ये व्यवस्था रिजर्व बैंक मुहैया कराता है तो इससे फिनटेक कंपनियों के लिए अतिरिक्त खर्च का रास्ता खत्म हो जाता है। यानी कि वो उस माहौल में जाकर के उस माहौल से जो आपको नतीजे मिलते हैं, उन नतीजों के आधार पर आप नवाचार की नई व्यवस्था को अपनाते हैं। जी। मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक की ये पहल काफी महत्वपूर्ण है। तो नीतिगत मामले में केंद्र सरकार के पास सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि बजट में आप टैक्स में कैसे छूट दे सकते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो या किसी भी दूसरे तरह का। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका जो है वो रिजर्व बैंक की होती है कि मौद्रिक नीति में वो किस तरह से बदलाव कर सकते हैं, जी। जिससे कि जो डिजिटल करेंसीज हैं या डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको बढ़ावा मिल सके। पिछले कई दिनों में, जैसा मैंने आपको एक सैंडबॉक्स का उदाहरण दिया, आपने जिक्र किया था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का, जी। जो मुझे लगता है कि आज के दिन में एक बड़ा माध्यम बन सकता है। और खासतौर पे अगर आप देखें कि जी। पायलट प्रोजेक्ट जो है रिटेल, जिसको सीबीडीसी आर कहते हैं, उसमें काफी हमने सुधार देखा है, काफी ज्यादा लेन-देन होने लगे हैं। हालांकि अभी उम्मीद से वो कम है। आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि सीबीडीसी जो है वो एक बड़ा, एक जिसे कहा जाए कि बड़ी मुद्रा के तौर पर हमारे सामने। जी, बिल्कुल, और अब जब ट्रांज़ैक्शन की हम बात करते हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं की बात की जाए या जो ख़ास तौर से जो कंपनियों के नज़रिए से भी देखा जाए, उनके लिए तमाम सहूलियतें जो हैं वो फ़िनटेक की वजह से देखने को मिलती हैं। और ऐसे में शिशिर जी, ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो आम जनता है उसका भी विश्वास है कि जो नई तकनीक आ रही है उसको जल्दी से अडॉप्ट किया जा रहा है, उसके साथ साथ इनोवेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और ख़ासतौर से इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है, फिर चाहे जनधन खाते के ज़रिए हम देखें जो उनको लाभ हुआ है, या स्वयं सहायता योजना के ज़रिए जो उनको लाभ पहुँचा है, क्योंकि आमतौर पर ये मान लिया जाता था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हैं शायद वो नई तकनीक को अपनाने में हिचकिचाएंगी, लेकिन अब वहां भी हम देख सकते हैं तेजी से जो फिनटेक का असर है नजर आता है। तो देखिए, सरकारी योजनाओं का सबसे बड़ा जो एक फायदा हमें देखने को मिल रहा है, उसकी कामयाबी का जो एक पैमाना है, उसका एक आधार जो है वो बड़े मात्रा पर फिनटेक्स है।
जी। आप चाहे जनधन की आप बात कर रहे हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री स्वनिधि या इवन प्रधानमंत्री मुद्रा की बात कर लीजिए, या किसी भी तरीके की योजना में लाभार्थी तक पहुंचना एक डिजिटल माध्यम के जरिए ज्यादा आसान हो गया है। अब जी। हम लोग ई केवाईसी की बात करें, यानी कि आपको खाता खोलना है तो बैंक आने की जरूरत नहीं है। जी। अगर आपकी पहचान साबित करनी है तो ई केवाईसी और वीडियो केवाईसी भी होने लगे हैं। ये हम्म। सारी चीजें फिनटेक की बदौलत ही है। और मुझे लगता है कि महिलाओं के अंदर, खासतौर पे महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जाती थी, कई बार ऐसा देखने को मिला कि घर की चार दीवारी के भीतर उनके पास कई तरह की बंदिशें होती थी, जी। लेकिन उन बंदिशों में डिजिटल ने भेद किया है और उससे इन उन महिलाओं का एक संगठित वित्तीय व्यवस्था से जुड़ना जो है वो आसान हो गया है। जी, बिल्कुल। लेकिन जो क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, ना सिर्फ वित्तीय क्षेत्र बल्कि जो और भी इससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं, फिर चाहे बीमा की बात की जाए या शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए, तो अब कहीं न कहीं हम ये मान सकते हैं जो फ़िनटेक उद्योग है, तमाम अवसर उसके पास हैं, संभावनाएँ उसके पास हैं और उसी के साथ, उसी गति के साथ वो और फैलता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, ई कॉमर्स आज के दिन में अगर ई कॉमर्स कामयाब है तो ई कॉमर्स जी। के कामयाब होने के पीछे बड़ी वजह फिनटेक है। आज अगर अगर हम सामान आसानी से दुकान से लेकर के घर तक या फैक्ट्री से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, या यहाँ तक कि कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और उसके लिए जो कुछ भी भुगतान किया जाना है, जो कुछ भी भुगतान लिया जाना है, उसमें फिनटेक से मदद मिल रही है, तो ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अहम है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की बात आती है, तो उसी तरीके से ट्रांजैक्शन के कॉस्ट को अगर आप कम करते हैं तो इसका असर आपके जीडीपी पे पड़ता है। तो जी। जीडीपी में अगर मान लीजिए कि 0.2 या 0.3 की भी बढ़ोतरी होती है, और सालाना आधार पर अगर आप इसको देखते रहे, तो साल दर साल आपके लिए कितनी बड़ी रकम का इंतजाम कर सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी, बिल्कुल। और कहीं न कहीं ये सार्थक करता है ईज़ ऑफ लिविंग को भी और हमारा जो जीवन शैली है उसको आसान बना रहा है काफ़ी। और उसके साथ-साथ एक हम कह सकते हैं संदेश भी कि पूरी दुनिया के लिए ये जो आसानी है वो हो सके। फिलहाल शशि जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और फ़िनटेक पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। तो जाना आपने फ़िनटेक के बारे में, किस तरीके से करेंसी से क्यूआर कोड तक का जो सफ़र है वो हमने तय किया है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं जो कि काफ़ी हमारे जो जीवन है, जो जीवन पद्धति है उसको आसान बना देती हैं। जैसा कि हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े उन्होंने बताया कि अब बैंक की बिल्डिंग नहीं बल्कि बैंक जो है वो हमारे मोबाइल में है। और इसके अलावा भी तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। यूपीआई की बात की जाए, जनधन की बात की जाए या हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें किस तरीके से लगातार जो फ़िनटेक है उसका उपयोग, उसका इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। इसके ज़रिए हमें काफ़ी तमाम सहूलियतें मिल रही हैं। लेकिन ये फ़िनटेक है जो कि ना सिर्फ देश को गति दे रहा है बल्कि प्रयास कर रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और देश जो है जल्द से जल्द विकसित भारत बन सके। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।